वालेकुम। आज हम डिस्कस करने हैं विद रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज मेंट बाय फर्टिलाइजेशन। ठीक, जो फर्टिलाइजेशन है ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये वो सेलुलर प्रोसेस है जहां पे फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, और वो एक गैमेट होगा मेल का, मेल गैमेट होगा एक, और दूसरा गैमेट होगा फीमेल, फीमेल का, फीमेल का। सो दैट मीन्स जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, वहां पे बनेगा एक सेल, वहां पे बनेगी सिंगल सेल, वहां पे बनेगी जिस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। सो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है सिंपली फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। एक गैमेट होगा मेल का। अब मेल का कौन सा गैमेट है? मेल का गैमेट होता है स्पर्म। मेल का कौन सा गैमेट होता है? स्पर्म। और फीमेल का कौन सा गैमेट होता है? ओवम। सो दैट मीन्स जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हो जाएंगे, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम फ्यूज हो जाएंगे, वो एक सिंगल सेल बनाएंगे जिस सिंगल सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। और जो स्पर्म होता है उसके पास होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो ओवम होता है इसके पास भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दैट मीन्स जो स्पर्म है ये हैप्लॉइड है, और जो ओवम है ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। सो फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन किसका हो रहा है? स्पर्म का एंड ओवम का। स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम्स है? 23। ओवम के पास कितने हैं? 23। सो दैट मीन्स 23 प्लस 23 इक्वल टू 46। इक्वल टू व्हाट? 46। जो एक नई सेल बनेगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? उसके पास होंगे 46 क्रोमोसोम्स। और जो जाइगोट होता है वो होता है डेप्लॉयड इन नेचर। वो क्या होता है? डेप्लॉयड इन नेचर। सो दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन है ये फ्यूजन है स्पर्म का, स्पर्म लेकिन क्या? हैप्लॉयड। और फ्यूजन है ओवम का, ओवम भी क्या है लेकिन हैप्लॉयड। और क्या फॉर्म करती है? और फॉर्म करती है सिंगल सेल जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, लेकिन जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं fertilization. Now, what is the statement of fertilization? So, the statement of fertilization is that the fertilization is the biological process or cellular process in which fusion of male gamete, sperm haploid gamete, and female gamete, ovum haploid gamete fuse with each other to form a single cell. That is known as zygote, and zygote is diploid in structure. Now, ये था statement with regarding the fertilization. अब हम डिटेल में देखेंगे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कैसे होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जो मैंने डायग्राम बनाई है इससे समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कैसे होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सो नाउ अभी हमने स्टेटमेंट देख लिया, जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए ओवम भी चाहिए, उसके लिए स्पर्म भी चाहिए। सो दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है ओवम की भी, रिक्वायरमेंट है स्पर्म की भी। सो दैट मीन्स पहले देखते हैं ओवम कैसे रिलीज होता है। जो ओवम होता है वो रिलीज होता है 14th डे पे। वो कब रिलीज होता है? 14th डे पे। 14th डे पे क्या होता है? 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के 14th डे पे ओवम रिलीज होता है ओवरी से। उस टाइम क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। उस टाइम पे दोनों हार्मोन्स FSHB और LHB निकलता है। लेकिन जो LH हार्मोन है ये तब पीक पे होता है। ये तब किस पे होता है? पीक पे होता है। और यही क्रिएट करवाता है, एवोल्यूशन करवाता है क्रिएट। कौन? LH हार्मोन। किस डे पे होता है? 14th डे पे होता है। और क्या निकलता है बाहर? ओवम निकलता है बाहर। और उसके साथ एक कवरिंग होती है दैट्स कॉल्ड जोना पेलुसिडा, और कुछ सेल्स होती है दैट्स कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। नाउ जो ये ओवम रिलीज होता है ये रिलीज होता है कहां पे? ये रिलीज होता है सरफेस ऑफ द ओवरी पे। लेकिन कौन सा ओवम? मैच्योर ओवम। कौन सा ओवम? मैच्योर ओवम रिलीज होता है, मैच्योर ओवम। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस पार्ट को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इसको हम बोलते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब है इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। जो फैलोपियन ट्यूब है इसके पास 2 स्ट्रक्चर्स है। देखो फैलोपियन ट्यूब 2 होते हैं फीमेल के पास, यहां से भी एक है और यहां से भी एक है। हम एक को डिस्कस करेंगे, ठीक। और जो फैलोपियन ट्यूब है इसके पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? फर्स्ट स्ट्रक्चर है इनफेंडिब्यूलम। इनफेंडिब्यूलम, ठीक।
और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, उसके बाद इन्फेंडिब्यूलम के बाद एम्फ्यूला, और उसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसके बाद एम्फ्यूला के बाद उसको हम बोलते हैं इस्मस। इस्मस, ठीक। सो दैट मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब है इट कंसिस्ट्स थ्री स्ट्रक्चर्स, इन्फेंडिब्यूलम, एम्फ्यूला एंड इस्मस। नाउ जो इन्फेंडिब्यूलम है, इन्फेंडिब्यूलम के मेम्ब्रेन पे इनफोल्डिंग हो चुकी होती है, इनफोल्डिंग बने होते हैं वहां पे। उस इनफोल्डिंग को हम एक नाम बोलते हैं, उसका नाम है फिम्बरी। उसका नाम क्या है, फिम्बरी। सो दैट मीन्स जो फिम्बरी है ये पार्ट है इन्फेंडिब्यूलम का, और इन्फेंडिब्यूलम किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का, ठीक। सो दैट मीन्स जो इन्फेंडिब्यूलम है इसकी मेम्ब्रेन को इनफोल्डिंग हुई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्बरी। नाउ जो ओवरी है, ओवरी में 14th डे पे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि एलएच पीक पे होता है, वो ओव्यूलेट करवाता है किसको, ओम को। किससे, ओवरी से। लेकिन कौन सा ओम, मैच्योर ओम। कहां पे, सरफेस ऑफ द ओवरी पे। उसको पिक कौन करेगा, इसको पिक करता है फिम्बरी। फिम्बरी इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन, फिम्बरी इज द पार्ट ऑफ इन्फेंडिब्यूलम एंड इन्फेंडिब्यूलम इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नाउ जब जैसे इसको पिक किया किसने, फिम्बरी ने, इसको उसको क्या किया, माइग्रेट किया टुवर्ड्स व्हाट, इन्फेंडिब्यूलम के अंदर। सो दैट मीन्स जो ओम था ओवरी के सरफेस पे, ओवरी के सरफेस पे इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया कहां की ओर, इन्फेंडिब्यूलम के अंदर। किसने करवाया, फिम्बरी ने करवाया। उसके बाद क्या होता है, जो ये फैलोपियन ट्यूब है, जो स्मूथ मसल है फैलोपियन ट्यूब की, वहां पे एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको हम बोलते हैं। सो दैट मीन्स जैसे ओम आया इन्फेंडिब्यूलम के अंदर, अब जो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल में क्या हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है। और जैसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, ये ओम फॉरवर्ड की ओर जा रहा है। और फॉरवर्ड में कौन सा स्ट्रक्चर है, फॉरवर्ड में स्ट्रक्चर है एम्फ्यूला, किसका, फैलोपियन ट्यूब का। और जो एम्फ्यूला है ये वाइडेस्ट पार्ट है, ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जो ओम होता है वो होता है इमोटाइल। वो क्या होता है, इमोटाइल। वो कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाता है खुद ब खुद, उसको मूवमेंट मतलब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो मूवमेंट खुद ब खुद नहीं दिखाता है। सो दैट्स व्हाई जो ओम होता है वो इमोटाइल होता है। देखो पहले इसको रिलीज किया गया ओवरी के सरफेस पे, फिर वह उसको पिक किया गया, वो खुद ब खुद नहीं चला गया, उसको पिक किया गया। किसने पिक किया, उसको पिक किया फिम्बरी ने। फिर कहां की ओर ट्रांसफर किया, इन्फेंडिब्यूलम के अंदर ट्रांसफर किया। और इन्फेंडिब्यूलम के जो स्मूथ मसल्स है फैलोपियन ट्यूब के, वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है और वो एग को फोर्स कर रहे हैं फॉरवर्ड जाने के लिए। और कहां की ओर जा रही है, एम्फ्यूला की ओर जा रही है। और एम्फ्यूला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब यहां पे भी होगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लेकिन ये वाइडेस्ट पार्ट है, उसके कारण जो ओम है वो आगे नहीं जाएगा, ओम आगे नहीं जाएगा। सो दैट मीन्स जो कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की वो कौन सी है, वो एम्फ्यूला है। सो दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहां पे होगी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहां पे होगी, एम्फ्यूला के अंदर होगी। व्हाई, बिकॉज एम्फ्यूला इज द वाइडेस्ट पार्ट और ये कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो ये थी ओम की कहानी। ओम आ गया कहां पे, ओम आ गया एम्फ्यूला के अंदर। सो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या थी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ओम का होना, ओम आ गया। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, स्पर्म का होना। अगर अब स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर अब स्पर्म नहीं आएगा तो एग वहीं पे क्या होगा, डिजेनरेट होगा, एनगल्फ होगा, लेकिन एग बाहर नहीं आएगा। ठीक, अगर स्पर्म नहीं आया। और एग की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 24 to 48 आवर्स, 48 आवर्स। ये था सब कुछ ओम के बारे में, ओम कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ ओवरी से एम्फ्यूला तक। उसके बाद हम आगे देखेंगे। नाउ जो स्पर्म होता है, स्पर्म वो हाईली मोटाइल होता है। वो क्या है, हाईली मोटाइल होता है। वो कौन होता है हाईली मोटाइल, स्पर्म। नाउ जो स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिट कहां पे किया जाएगा, उसको वेजाना के अंदर किया जाएगा डिपॉजिट को। जो स्पर्म होता है इसको डिपॉजिट किया जाता है किसके अंदर, वेजाना के अंदर। वेजाना के अंदर इसको डिपॉजिट किया जाता है। लेकिन जो स्पर्म होता है ये डिपॉजिट होता है, ये अंदर होता है, सीमेन के अंदर होता है। ये सीमेन के अंदर होता है। नाउ व्हाट इज सीमेन,
सीमेन हम बोलते हैं स्पर्म प्लस एक्सेसरी ग्लैंड्स इज इक्वल टू सीमेन, इज इक्वल टू सीमेन। नाउ क्या मैंने बोला, सीमेन किसको बोलते हैं हम? सीमेन बोलते हैं जब स्पर्म मिलता है किसके साथ, जो एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन होगी उसके साथ स्पर्म मिलता है और क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। कौन कौन सा? सेमिनल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एंड बल्बो यूरिथ्रा होता है। और ऑल द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स प्लस स्पर्म इक्वल टू सीमेन, इक्वल टू व्हाट? सीमेन। नाउ जो सीमेन होता है, सीमेन के अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है और सीमेन को डिपॉजिट किया जाता है किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। एंड पर इजैकुलेशन स्पर्म कितने डिपॉजिट होते हैं वेजाइना के अंदर? वो होते हैं 200 to 500 मिलियन पर इजैकुलेशन। 200 to 500 मिलियन स्पर्म डिपॉजिट होते हैं पर इजैकुलेशन वेजाइना के अंदर। 200 to 500 मिलियन स्पर्म्स, ठीक। नाउ उसके बाद जो ये वेजाइना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, ये होता है एसिडिक इन नेचर। ये क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। और जो स्पर्म होता है वो होता है एल्कलाइन इन नेचर। वो क्या होता है? एल्कलाइन इन नेचर। सो दैट मीन्स जो स्पर्म होगा वो लेस एक्टिव होगा वेजाइना के अंदर। व्हाई? बिकॉज वेजाइना इज हाईली एसिडिक इन नेचर। और ये एसिडिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरियल इंफेक्शंस होंगे वेजाइना के अंदर, जो बैक्टीरिया एंट्री करेंगे वेजाइना के अंदर, वेजाइना है एसिडिक इन नेचर, वो बैक्टीरिया यहां पे सर्वाइव ना करे। सो दैट्स व्हाई जो वेजाइना होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है और जो स्पर्म होता है एल्कलाइन नेचर होता है और ये लेस एक्टिव होता है वेजाइना के अंदर, ठीक। क्यों होता है लेस एक्टिव? बिकॉज ये एसिडिक इन नेचर होता है। नाउ जो सीमेन है, सीमेन के अंदर एक एंजाइम होता है। विद इन द सीमेन इट कंटेन्स ए एंजाइम दैट्स कॉल्ड व्हाट? कोगुलेट एंजाइम। उसका नाम क्या है? कोगुलेट एंजाइम। कोगुलेट एंजाइम वो करवाता है कोगुलेशन। क्या करवाता है वो? कोगुलेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोगुलेशन? कोगुलेशन हम सिंपली बोलेंगे जब स्पर्म स्टक हो जाएंगे। स्टक हो जाए किसके साथ? जब स्पर्म स्टक हो जाएंगे सर्वेक्स के साथ। कोगुलेट हो जाएंगे किसके साथ? सर्वेक्स के साथ। अब ये कोगुलेट स्टक क्यों हो जाएंगे सर्वेक्स के साथ? क्यों? क्योंकि जो स्पर्म है वो फॉल आउट ना हो जाए, वो वापस ना गिर जाए। दैट्स व्हाई वो कोगुलेट हो जाते हैं किसके साथ? वो कोगुलेट हो जाते हैं सर्वेक्स के वाल्स के साथ। एंड जो एंजाइम होता है जो कोगुलेट करवाता है वो सेमेन के अंदर ही होता है। वो सेमेन के अंदर ही होता है। उसके बाद जो स्पर्म होते हैं वो एंट्री लेते हैं। कहां की ओर एंट्री लेंगे? वो एंट्री लेंगे यूट्रस की ओर। वो एंट्री लेंगे यूट्रस की ओर, वो एंट्री लेंगे। कौन? स्पर्म अब यूट्रस की ओर जाएंगे। अब यूट्रस के अंदर वो हाईली एक्टिव होंगे। यूट्रस के अंदर क्या होंगे? वो हाईली एक्टिव। क्यों होंगे हाईली एक्टिव? बिकॉज जो यूट्रस है, यूट्रस भी होते हैं एल्कलाइन इन नेचर। क्या होता है यूट्रस भी? एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन इन नेचर। सो दैट मीन्स जो स्पर्म होता है, स्पर्म वेजाइना के अंदर लेस एक्टिव होता है और यूट्रस के अंदर हाईली एक्टिव होता है। क्यों? बिकॉज जो यूट्रस होता है वो भी अल्कलाइन होता है। दैट्स व्हाई वो फेवर करता है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म को। इसलिए जो स्पर्म होता है हाईली एक्टिव होता है यूट्रस के अंदर। और वन मोर थिंग, जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर होता है प्रोस्टाग्लैंडिनस। प्रोस्टाग्लैंडिनस इज द सिक्रीशन ऑफ व्हाट? एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिनस होता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिनस? अब जो प्रोस्टाग्लैंडिनस का रोल क्या है? जैसे स्पर्म ने एंट्री ली यूट्रस के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिनस रिलीज होते हैं और वो स्टिमुलेट कर देते हैं वॉल्स ऑफ द यूट्रस को। किसको स्टिमुलेट करवाते हैं? वॉल्स ऑफ द यूट्रस को। क्या करवाने के लिए? कंट्रैक्शन करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? कंट्रैक्शन करवाने के लिए। और जब कंट्रैक्शन होगी किसकी? जब कंट्रैक्शन होगी वॉल्स ऑफ द यूट्रस, वो भी फैसिलिटेट, वो भी फेवर करेगी मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स को। वो भी फैसिलिटेट किसको करेगी? मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स को। सो दैट्स व्हाई जो स्पर्म होता है हाईली एक्टिव होता है यूट्रस के अंदर। और वन मोर थिंग, जो स्पर्म होता है उसके पास फ्रुक्टोस होता है। उसके पास क्या होता है? फ्रुक्टोस होता है। जो स्पर्म मूवमेंट दिखा रहा है टेल की वजह से, जो स्पर्म मूवमेंट दिखाता है टेल की वजह से, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? एनर्जी आएगी फॉर्म एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। कहां पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया? स्पर्म के अंदर। स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है विद इन द मिडल पीस। देखो, दिस इज अ हेड पोर्शन, दिस इज अ मिडल पीस एंड स टेल पीस, और मिडल पीस के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। सो क्वेश्चन आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे होता है? स्पर्म के अंदर। तो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडल पीस के अंदर, और क्या करवाता है? एटीपी बनाता है। और न्यूट्रेंट क्या लेता है? सबस्ट्रेट क्या लेता है? फ्रुक्टोज लेता है। और जो स्पर्म होता है ये रिच होता है फ्रुक्टोज क्वांटिटी में। क्यों? जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है, स्पेशली सेमिनल वेसिकल्स, वो प्रोड्यूस करता है फ्रुक्टोज। सो दैट्स व्हाई स्पर्म आर अल्कलाइन इन नेचर। सो इस तरह से स्पर्म के पास क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। एंड वन मोर थिंग, out of 200 to 500 million sperms, out of 200 to 500 million sperms, only 200 to 600 sperms, 200 की बात हो रही है अब, 200 to 600 sperms reach the ovum site, बाकी कहां गए? 200 to 500 मिलियन स्पर्म्स थे, खाली कितने पहुंचते हैं? 200 to 600, बाकी कहां हो गए? बाकी डिसइंटीग्रेट हो गए, डिजेनरेट हो गए। क्यों? बिकॉज वेजाइना इज हाईली एसिडिक इन नेचर। जो बाकी स्पर्म्स थे वो डिजेनरेट हो गए। सो दैट मीन्स अब हमारे पास स्पर्म भी यूट्रस के अंदर है, और एम्फ्यूला के अंदर क्या है? एम्फ्यूला के अंदर एग है। अब फर्दर प्रोसेस देखते हैं आगे क्या होता है। अब नाउ, अब जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स तो बहुत सारी क्वांटिटी में होंगे ना यूट्रस के अंदर। अब कुछ स्पर्म्स एक फैलोपियन ट्यूब के तरफ जाएंगे और कुछ स्पर्म्स दूसरी फैलोपियन ट्यूब की ओर जाएंगे। ठीक, बिकॉज स्पर्म के पास आइज नहीं है, उसको नहीं पता है ओम कहां पे है। ठीक, ओके। जब कुछ स्पर्म्स यहां पे पहुंचेंगे, स्पर्म्स ट्रूप्स में आएंगे ना, वो बहुत सारे आएंगे, झुंड में आएंगे वो, एंड कुछ स्पर्म्स यहां पे पहुंचेंगे। ठीक, एंड फर्स्ट थिंग, जैसे कुछ स्पर्म्स यहां पे पहुंचेंगे पहले वो स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पहले वो स्टॉप हो जाएंगे, कुछ स्पर्म्स यहां पे। उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद वो वापस क्या हो जाएंगे? रिएक्टिव हो जाएंगे, रिएक्टिव। अब उसको रिएक्टिव कौन करवाएगा? अब देखो, जो ये ओम है, ओम के पास एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, एंड जिस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलिसोडा, और उसके पास कुछ सेल्स है, और उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा क्या करवाती है? वो केमिकल अट्रैक्टेंट छोड़ती है, केमिकल फ्रेग्रेंस छोड़ रही है, और जैसे ये महसूस करते हैं केमिकल फ्रेग्रेंस को, ये सडनली अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, और सडनली किसकी ओर जाते हैं? और ये सडनली जाते हैं इस ओम की ओर। वो सडनली किसकी ओर जाते हैं? ओम की ओर। सो दैट मीन्स जो रिस्टार्ट हो रहे, कौन करवा रहा है? कोरोना रेडिएटा करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेग्रेंस छोड़ रही है। उन फ्रेग्रेंस का नाम क्या है? केमिकल अट्रैक्टेंट्स, जो अट्रैक्ट करती है स्पर्म को, जो अट्रैक्ट क्या करती है? स्पर्म को। ना वन मोर थिंग, जो यहां पे स्पर्म है और जहां पे ये ओम है, उसको कितना टाइम लगता होगा ओम तक ट्रेवल करने के लिए? कुछ स्पर्म्स बहुत अर्ली पहुंच जाते हैं, 5 मिनट्स लगते हैं, कुछ को 40 मिनट्स लगते हैं, कुछ को 7 मिनट्स लगते हैं। ठीक, कहां पे पहुंचने के लिए? ओम तक पहुंचने के लिए। सो दैट मीन्स अब जो ये स्पर्म एक है, एक नहीं बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे, ये पहुंच गए एम्फ्यूला रीजन तक। ये कहां पर पहुंच गया? एम्फ्यूला रीजन तक। लेकिन उसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। उसी टाइम स्पर्म को यहां पर कितना टाइम लगता है? मानो 5 मिनट्स लगते हैं, कुछ स्पर्म्स को 45 मिनट्स लगते हैं, 7 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद वो सडनली बाइंड नहीं, वो सडनली फ्यूज नहीं हुआ किसके साथ? वो सडनली, देखो मानो फॉर एग्जांपल यहां पे स्पर्म है, अब नाउ स्पर्म पहुंच गया यहां पे, अब ये सडनली फ्यूज नहीं हुआ इसके साथ, आफ्टर 7 आवर्स के बाद फ्यूज होगा। ये कितने टाइम के बाद? 7 आवर्स के बाद ये फ्यूज होगा। 7 आवर्स पहले क्या होता है? कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन इज नोन एज कैपेसिटेशन। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कैपेसिटेशन। एंड कैपेसिटेशन होता क्या है? देखो फिर से बोल रहा हूं, स्पर्म ने ट्रैवल किया थ्रू वेजाइना, थ्रू यूट्रस, थ्रू फैलोपियन ट्यूब, और कहां पे पहुंचा? साइट ऑफ द ओम पहुंचा। अब जैसे स्पर्म पहुंचा यहां पे, अब सडनली फ्यूज नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो होगी कैपेसिटेशन। वो क्या होगी? कैपेसिटेशन होगी। जो फर्स्ट बैरियर होगा, जो बैरियर क्या है? कोरोना रेडिएटा का बैरियर है। जो सेल्स है जिसको हमने बोला कोरोना रेडिएटा है वो, और कोरोना रेडिएटा हेल्ड है टुगेदर, वो ज्वाइन है टुगेदर बाय व्हाट? हाइलुरोनिक एसिड से वो
hyaluronic एसिड से वो ज्वाइन है एक दूसरे के साथ। नाउ अगर इस बैरियर को क्रॉस करना है सो फर्स्ट कंडीशन है कैपेसिटेशन। अब नाउ कैपेसिटेशन क्या होता है, अब देखो ये स्पर्म है यहां पे, अब स्पर्म का हेड है, मिडल पीस है, टेल है। अब जो ये मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोम के बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं और स्पर्म के हेड में क्या है, स्पर्म के हेड में यहां पे न्यूक्लियस है जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। नाउ जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और अदर सेमिनल वेसिकल प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर सेमिनल वेसिकल प्रोटीन्स किसके ऊपर होते हैं, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। जो कंडीशन है वो क्या है, वो कैपेसिटेशन। एंड व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटेशन, सिंपली जो भी प्रोटीन होगा, जो भी सबस्टेंस अटैच होगा एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के साथ, इसको वॉश आउट करना है, इसको रिमूव करना है एंड दैट लीड्स टू द कैपेसिटेशन। सो यहां पे मैं लिख दूं रिमूवल ऑफ द सबस्टेंसेस, रिमूवल ऑफ द सबस्टेंसेस from the acrosomal membrane is known as capacitation। और कैपेसिटेशन के लिए कितना टाइम लगता है, कैपेसिटेशन के लिए लगता है अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स। कितने घंटे लगते हैं, 7 आवर्स। सो क्या होता है कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन होता है रिमूव करना ग्लाइकोप्रोटीन्स और अदर सेमिनल वेसिकल प्रोटीन्स कहां से, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन से, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। और कौन रिमूव करवाएगा, जो म्यूकोजल लाइनिंग होगी, म्यूकोजल सेल्स होगी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वही रिमूव करेगी। किसकी, स्पर्म के हेड से ग्लाइकोप्रोटीन्स और अदर सेमिनल वेसिकल प्रोटीन्स। यहां पे लिख देता हूं मैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर सेमिनल वेसिकल प्रोटीन्स रिमूव करने कहां से, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन से। उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन बोलेंगे। कितने घंटे लगते हैं, 7 आवर्स लगते हैं। अब जो स्पर्म कैपेसिटेटेड होगा वो क्रॉस करेगा किसको, वो क्रॉस करेगा कोरोना रेडिएटर को, वो क्रॉस करेगा। नाउ उसके बाद अनदर बैरियर है, उस बैरियर का नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। अब देखो फर्स्ट बैरियर था कोरोना रेडिएटा, अब उसके बाद दूसरा बैरियर है। अब दूसरा बैरियर कौन सा है, दूसरा बैरियर है जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हैं, कुछ रिसेप्टर्स एम्बेडेड है। उन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, उन रिसेप्टर्स का नाम है GP3 रिसेप्टर्स। नाउ अब जो GP3 रिसेप्टर का काम क्या है, GP3 रिसेप्टर का काम है अटैच करके रखना स्पर्म को किसके साथ, जोना पेलुसिडा के साथ। नाउ सो दैट मीन्स जो स्पर्म आएगा, अब ये टेल है, ये मिडल पीस है और ये न्यूक्लियस है। नाउ अब ये अटैच है GP3 रिसेप्टर के साथ, किसके, जोना पेलुसिडा के साथ। अब ये GP3 रिसेप्टर्स क्या करेगा, ये इंड्यूस करवाएगा अनदर रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्रोसोमल रिएक्शन। सो दैट मीन्स जो जोना पेलुसिडा है, जैसे स्पर्म अटैच होता है जोना पेलुसिडा के मेम्ब्रेन के साथ, वो इंड्यूस करवाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। वो इंड्यूस क्या करवाता है, एक्रोसोमल रिएक्शन। नाउ एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म है, जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन स्पर्म है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और जो एंजाइम्स है वो बाहर आएंगे। वो क्या आएंगे, बाहर आएंगे। और आप याद रखोगे जितने भी एंजाइम्स होंगे किसके अंदर, जितने भी एंजाइम्स, ऑल द एंजाइम्स व्हिच आर एम्बेडेड in between the acrosomal membrane and plasma membrane are known as acrosomal lysins। क्या बोलते हैं इनको, acrosomal lysins इनको बोलते हैं, acrosomal lysins। अब जब ये बाहर आएंगे ड्यू टू एक्रोसोमल रिएक्शन, दैट मीन्स ये पेंट्रेट करेंगे। ये किसको पेंट्रेट करेंगे, जोना पेलुसिडा को ये पेंट्रेट करेंगे। और जैसे ही जोना पेलुसिडा को पेंट्रेट करेंगे सो दैट मीन्स अब ये अंदर की ओर आएंगे। अब कहां की ओर आएंगे, ये अंदर की ओर आएंगे। नाउ इसके पास कोई भी हेड पोर्शन नहीं है। अब इसके पास जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी बची, वो पोस्टीरियर मेम्ब्रेन बची। अब नाउ
अब स्पर्म ने पेंट्रेट किया जोना पेलिस्टा को, ये अंदर चला गया, और जैसे ही पोस्टीरियर मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म ने टच किया ओसाइट को, सेकेंडरी ओसाइट को, अभी भी ये डेफिनेटिव ओम नहीं है, अभी भी ये अरेस्ट है किसमें, मेटाफेज या माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन सेकंड में अरेस्ट मेटाफेज में। नाउ जैसे ही पोस्टीरियर मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म ने टच किया ओसाइट ऑफ मेम्ब्रेन को, सो जो ओम है इसके पहले दो काम्स है, दो काम्स करेगा ओम। फर्स्ट काम क्या करेगा, जो ओम है, ओम के अंदर क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेल ऑर्गेनेलीज, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिलीज होंगे कैल्शियम आयन्स। क्या रिलीज होंगे, कैल्शियम आयन्स। और जो कॉर्टेक्स एरिया है, कॉर्टिकल एरिया किसका, ओसाइट का, अब इसके अंदर होंगे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या होंगे इसके अंदर, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या होंगे, लाइसोसोम्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या होंगे, लाइसोसोम्स होंगे। और नाउ जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्यों रिलीज होंगे, बिकॉज द पोस्टीरियर मेम्ब्रेन टचेस द ओसाइट्स मेम्ब्रेन। नाउ जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे, ये एक्टिवेट करेंगे, ये एक्टिवेट किसको करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे इन ग्रैन्युलर ओसाइट्स को, ग्रैन्युलर कॉर्टिकल ग्रैन्युलस को, जो कॉर्टिकल ग्रैन्युलस है इनको एक्टिवेट करेंगे कौन, कैल्शियम आयन्स। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे ये मूवमेंट दिखाएंगे बाहर की ओर, ये बाहर की ओर मूवमेंट दिखा देंगे। और जब ये बाहर की ओर मूवमेंट दिखा देंगे, ये इनहिबिट करेंगे किसको, GP3 रिसेप्टर्स को, ये इनहिबिट करेंगे GP3 रिसेप्टर्स को। जब GP3 रिसेप्टर इनहिबिट हो गया, जो बाकी स्पर्म है वो पेंट्रेट नहीं कर पाएंगे फिर जोना पेलिस्टा को। दैट मीन्स सिंपली इनहिबिशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। अब जो स्पर्म अंदर आ गया, अब जो बाकी स्पर्म बाहर खड़े हैं वो अब अंदर नहीं आएंगे, क्यों, बिकॉज कॉर्टिकल रिएक्शन हो गई। क्या रिएक्शन हो गई, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्यों हो गई कॉर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि जब एक स्पर्म ने पेंट्रेट किया जोना पेलिस्टा को, उसने पेंट्रेट करवाया और उसकी जो पोस्टीरियर मेम्ब्रेन है उसने टच किया किसको, ओसाइट ऑफ मेम्ब्रेन को। और जो ओसाइट है फर्स्ट थिंग वो क्या करेगी, फर्स्ट थिंग वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन छोड़ेगी, और जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है उनको एक्टिवेट करेंगे। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर लाइसोसोम्स है, और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मूवमेंट दिखाएंगे बाहर की ओर, और ये इनहिबिट करेंगे GP3 रिसेप्टर्स को। और GP3 रिसेप्टर का काम क्या होता है, फर्स्ट थिंग वो अटैच करवाते हैं स्पर्म को जोना पेलिस्टा के साथ, और सेकंड थिंग वो दिखाती है क्या, एक्रोसोमल रिएक्शंस। नाउ अगर अब GP3 रिसेप्टर्स है ही नहीं तो एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगी, जब एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगी वो पेंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसको, जोना पेलिस्टा को। सो इस तरह होता है इनहिबिशन ऑफ पॉलीस्पर्म बिकॉज ऑफ कॉर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद सेकंड काम क्या होगा इस ओसाइड का, सेकंड काम होगा विद इन नो सेकंड, ये सेकंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी और क्या बनेगी, और बनेगी डेफिनेटिव ओम। क्या बनेगी ये, डेफिनेटिव ओम। और जैसे ये डेफिनेटिव ओम बन गई, वहां से एक और पोलर बाड निकलेगी जो नॉन फंक्शनल है। अब ये डेफिनेटिव ओम बन गया, अब डेफिनेटिव ओम के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा 23, और स्पर्म के पास देखो ये जोना पेलिस्टा है, स्पर्म के पास क्या है, स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम है 23, और जो इसकी जो मेम्ब्रेन है मिडल पीस है वो डिजेनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स जो स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो ट्रांसफर नहीं होगा ऑफस्प्रिंग में, क्यों, क्योंकि मिडल पीस भी कट रहा है और न्यूक्लियस वहां पे रह रहा है। सो अब मिक्सिंग होगा दो न्यूक्लियस का, सो वी कैन से इट्स अ मिक्सिंग ऑफ प्रो न्यूक्लियस ऑफ ओम एंड स्पर्म, ऑफ ओम एंड स्पर्म। जब ये फ्यूज हो जाएंगे ये एक सिंगल सेल बनाएंगे, जिस सिंगल सेल हमको क्या बोलेंगे, जिस सिंगल सेल को हम बोलेंगे ये जाइगोट है। सो इस तरह जाइगोट बन गया। कहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्फियोला के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई। और जो मिडल पीस है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्पर्म का मिडल पीस वो पार्टिसिपेट नहीं करता है फर्टिलाइजेशन में। सो दैट्स व्हाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मदर के माइटोकॉन्ड्रिया, वो फादर के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। सो इट्स ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।